बद्ध है और ये मोदी सरकार की गारंटी है। Honorable member supplementary. Sir, Yes, Arias. sir, Arias not given to Kerala. Minister has not responded to the answer. My second supplementary question is regard with that. Will the government, sir, will the government consider for the implementing of a national level urban employment guarantee scheme similar to Kerala Ayangali urban employment guarantee scheme? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मुझे लगता है ये ग्रामीण विकास में ज़्यादा में होगा। ऐसा मेरे ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं है। श्री हेमंत विष्णु सवरा। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। पालघर जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने की शिकायतें लगातार आ रही है, जिससे वो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। क्या सरकार को इस समस्या की जानकारी है? यदि हाँ तो इस दिशा में कोई क्या कदम उठाए गए हैं और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन कौन से ठोस उपाय कर रही है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार 100 दिन की मजदूरी देने के लिए कटिबद्ध है और विशेष तौर पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि देरी हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले की जब सरकारें थी सन 2013-14 में, तो उस समय 8-8, 9-9 महीने तक मजदूरी नहीं दी जाती थी। मैंने अपने पिछले प्रश्न में ये कहा कि मैंने अपने पिछले जवाब में मैंने कहा कि ये सरकार कटिबद्ध है, पाई पाई पैसा समय पर इनको दे दिया जाएगा। मणिकम टेगोर ऐसे खड़े हो गए तो मणिकम टेगोर बोलो, क्वेश्चन पूछो। सर थैंक यू करने के लिए हो, थैंक यू सर, पूछने के लिए हो। Thank you, sir. As we all know that NRGA was a missionary program of Mrs. Sonia Gandhi, in which Dr. Manmohan Singh's government enacted it as a right for work. And in the rural households, it provides 100 days minimum. And in Tamil Nadu, it's a successful program. I represent a constituency which is Virudhunagar, which is an aspirational district which was announced by the Prime Minister. And this program has been a very useful program. My question is, why, to the Honorable Minister, is that why there is a pain in Modi Sarkar whenever they have to release payment for the people, the workers of NRGS. In Tamil Nadu, Tamil Nadu payment is stopped for more than 2,000 crores has been stopped in NRGS. Whether the minister will assure that the timely release of payments to Tamil Nadu workers. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फिर वही प्रश्न पूछा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और जैसे मानिक जी ने कहा कि इनके समय में ये योजना चालू की गई है। मैं इस बात को मानता हूं कि इनके समय में योजना चालू की गई थी, लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इनके समय में जो पैसे आवंटित होते तो वही खर्चे नहीं होते थे माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारी सरकार में 86,000 करोड़ रुपए आज 2024-25 में आवंटन किया गया है और पूरे देश का, मैं सदन में ये बात रखना चाहता हूं, बहुत जल्द जितने भी हमारे श्रमिक मजदूर हैं उनका पेमेंट बहुत जल्द प्रक्रिया में हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन पाई पाई पैसा उन श्रमिकों का बहुत जल्द दे दिया जाएगा। हर्षमित। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल पॉइंटेड यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन जहाँ जहाँ इस स्कीम का राज्य सरकारें मिसयूज कर रही हैं, मेरे राज्य में पंचायत के थ्रू जाने के बजाय अपने बंदे बैठा के वो सीधा पैसा अपने मनधड़ंग लोगों को दे रहे हैं। मेरे पास ये एक चिट्ठी है, जो चिट्ठी गवर्नर साहब से, प्रधानमंत्री साहब से लेके इधर मंत्री साहब को भी, ये सिंगे वाला गांव है मेरे लंबी ब्लॉक में। सर, आपको हैरानी होगी,
प्रधानमंत्री आवास योजना का जो खेती पोस्टर बाड़ी नहीं मंत्री दिखा ने वो दे। सर्टिफिकेट बना के मैडम पोस्टर नहीं दिखाते, पोस्टर नीचे रखो। सही आपको देने के लिए पोस्टर दिया। नीचे देखो, अच्छा, मुझे सर, मत देते, टेबल पे देते हैं, आप सीनियर सॉरी हो। सर, हाँ। ये भी क्योंकि ये चिट्ठी मंत्री जी को भेजी है, गवर्नर साहब को भी। सर वो एक सर्टिफिकेट बना के मुख्यमंत्री पंजाब का और खेती बाड़ी मंत्री अपनी फोटो लगा के गरीबों के घरों में जाके उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इसके बारे पंचायत को कुछ नहीं पता। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी फोटो कैसे लग सकती है, और ये बीडीओ के दफ्तर से हो रहा है, इसके बारे में जो चिट्ठी लिखी है, इस तरह से मिसयूज जो हो रहा है, मनरेगा के फंड्स बाईपास पंचायत को, इलेक्टेड पंचायत को की जा रही है, घरों में अपनी फोटो ओके। छपा के, तो उसके माननीय बारे मंत्री में जी- कंप्लेंट में जो मिसयूज है उसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं मंत्री जी, लेंगे कि नहीं? ये मुझे प्लीज जानकारी भी दें और जवाब भी दें कि क्या एक्शन लेंगे कि स्टेट सरकारें जो आपकी माननीय स्कीमों का सदस्य- मिसयूज करती माननीय है, मंत्री इलेक्टेड पंचायतों को बाईपास करके ओके। वोट अपना लेने के लिए माननीय अपने सदस्य, अपने प्लीज। लोगों को, गरीबों को मिसयूज करती है, प्लीज, शोषण प्लीज। करती है, उसका आप क्या प्लीज, करेंगे? प्लीज, थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जहां दिशा निर्देशों का पालन नहीं होगा, राशि का मिसयूज होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम टीम भेजेंगे, जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। कल्याण बनर्जी। Sir, repeatedly we are, last 3 years, we are saying about that the benefits of the Manrega is not being extended to the West Bengal. Answer of the honorable ministers are consistently is that, this is a minister who has made you minister, who has made you minister. Sir, आपको नहीं, आपको पीछे, आपको नहीं, आपको पीछे, आप प्रश्न पूछिए, आप डिबेट नहीं करें। Now the constantly we are the stand which has been taken, by the ministry that there are fraud cases are there of 25 lakhs, and we are repeatedly saying you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding, you arrest them. We don't have any difficulties, but taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is, whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister, you are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't take steps. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do these things. Don't do these things. ये ऐसे कैसे बोल सकता है? ये ऐसे नहीं बोल सकते अध्यक्ष जी, आप अवस्था दीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते ये संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकता, आप अवस्था दीजिए अध्यक्ष जी। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना, आपको मंत्री किसने बनाया, ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूँ। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत हो। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय सर प्लीज, प्लीज माननीय प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो, कल हम मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, ये तरीका ठीक। आप किसको ज्ञान देना, आप मत समझाओ ज्ञान देने का। हम चलो बैठिए। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष कल्याण भाई, कल्याण जी भाई, हो गया। कल्याण जी ये आचरण ठीक लगता है आपको? कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है? आप 5 बार के सांसद हैं। आप जवाब दीजिए, आप उनके बात आप मत दीजिए। किस नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये बार बार प्रश्न उठता है। पश्चिम बंगाल में धनराशि रोक दी गई है और प्रश्न पूछने वाले भी व्यक्ति एक ही होते हैं। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, एक ही प्रश्न इनका होता है कि बंगाल में धन का आवंटन क्यों रोका गया है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब केंद्र की टीमें जांच करने बंगाल गई तो हमारी योजनाओं का दूसरा नाम दे दिया। अगर जो कोई टेंडर हुआ तो उसको 2-2, 3-3 पार्ट में काट के उसको रीटेंडर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी टीमें जो जांच करने गई उनके साथ अभद्रता की गई और जो टीमें ने जब रिपोर्ट किया तो वहां की धनराशि रोक दी गई। और ये मोदी सरकार है, ना किसी को खाने देंगे और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मैं ये क्वेश्चन नंबर 163 श्री थरानिधन MS। ஓகே, மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம். வாழ்க தமிழ். प्रथम किसान सम्मान निधि திட்டத்தில் आप बैठ जाओ। आपकी पहले तबीयत खराब हुई, आप मत करो अपनी तबीयत खराब, बैठ जाइए। வாழ்க தமிழ். பிரதமர் கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தில் விவரங்கள் மற்றும் அம்சங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இந்த திட்டத்திற்கு பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்திற்கு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த தொகை மற்றும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட தவணைகளின் எண்ணிக்கை. பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளை கண்டறிந்து பதிவு செய்வதற்காக பின்பற்றப்படும் அளவுகோல்கள் என்ன? குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொலைதூர பகுதிகளிலே உள்ள விவசாயிகளிடையே பிரதமர் கிசான் திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன மற்றும் இலக்கு பயனாளிகளை சென்றடைதல் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்ன என்பதை விளக்க வேண்டும். அதுபோல அதிக விவசாயிகளை சேர்ந்த அல்லது பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் கவரேஜ் மற்றும் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை உள்ளதா, எடுக்கப்படுகிறதா, அதன் விவரங்கள் தேவை. ओके, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में उपयुक्त सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं हमारे देश की आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है और हमारे किसानों के पास लैंड होल्डिंग काफी कम है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के किसान, छोटे छोटे किसान, कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद के लिए, बीज के लिए, आदान के लिए 1000-2000 रुपया भी उनको ब्याज पे लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2000 रुपया डाले जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिहार के भागलपुर से डाली गई। प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प और था। माननीय सदस्य सही पूछा। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है,
हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा। 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में। और इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजना में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का और ये KYC का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए। माननीय सदस्य ने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही जागरण के अभियान भी चलाते हैं और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे। और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा, KYC के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। வணக்கம். விவசாயிகளின் பெரும்பாலும் தவணைகளை பெறுவதில் தாமதங்கள் எதிர்கொள்கின்றார்கள் அல்லது ஆன்லைன் கட்டண முறையில் சிக்கல்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பின்தங்கிய பகுதிகளில் PM கிஷான் திட்டத்தில் அதிகமாக விவசாயிகளை சேர்ப்பதற்கும் அதன் கவரேஜ் மேம்படுத்துவதற்கும் ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றீர்களா, பரிசீலனையில் உள்ளதா அல்லது செயல்படுத்தியிருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு தெளிவு வேண்டும். ओके, एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके नाम जुड़े हैं भुगतान में कोई देरी नहीं हो रही। क्लिक करते हैं और पैसा 1 घंटे के अंदर खाते में तत्काल पहुंच जाता है। कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो, पात्र किसान रह गया हो, तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर माननीय सदस्य के राज्य में तमिलनाडु में भी कोई पात्र किसान बचाओ, हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं वो पोर्टल में अपडेट करें, आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दे, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। अभी तमिलनाडु के पास ही जो मेरी जानकारी है, लगभग ऐसे 14,000 किसान हैं जिनको उनको छानबीन करनी तमिलनाडु की सरकार को, वो छानबीन करके भेज दे, सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। यहां से 1 दिन की देरी भी नहीं होगी, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। और अगर वो चाहें तो तमिलनाडु के लिए हम एक और विशेष अभियान चला सकते हैं पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध लाभ देने के लिए, अभी मनरेगा की बात हुई थी तब भी 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चलाऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। श्रीमती महिमा कुमारी।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं राजसमंद की जनता को नमस्कार बोलना चाहूंगी। मेरा कृषि मंत्री जी से सवाल है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री योजना के से वंचित किसानों को ध्यान में रखते हुए कितनी बार संतृप्ति अभियान चलाती है? अभी निवेदन किया, पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ सभी किसानों को मिले, इसके लिए कई उपाय हमने किए। एक समर्पित पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, हम उसका ट्रैकिंग भी करते हैं, चेहरे की पहचान आधारित eKYC जैसी सेवा ये पोर्टल प्रदान करता है, जिसे जून 2023 में शुरू किया गया और दूर दराज के इलाके में किसान चेहरे के स्कैन के जरिए भी eKYC पूरा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है जहां पंजीकरण किसान करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 अभियान हमने अभी सभी पात्र किसानों को लाभ मिले इसके लिए चलाए हैं और 4था अभियान भी हम 15 अप्रैल से फिर चलाना प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष ना रहे। एक एक किसान को पीएम किसान सम्मान का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और उनको हम लाभ देंगे। श्री जी कुमार नायक। My question number. Thank you, sir. In this very important program, for the benefit of the farmers, 2 things are most important, sir. Wait. Marshal, wave at the marshal. आप पूछना चाहते हैं? पूछो। Sir, for this very important program, 2 things are most important, sir. Ownership of the land and the land records, sir. My question is, sir, how are the tenant farmers, sharecroppers and women farmers' interests are taken care of in this program? This is one, sir. Secondly, sir, as you know, in 2011 census, 144.3 million, that is 55% for agricultural laborers, only 45% were agriculturists, sir. As the agricultural irrigation facility is being provided, small and marginal farmers are becoming agricultural laborers. They are losing land, sir. How do we take care of the interests of the agricultural laborers? Will they be considered as farmers and included under this scheme, sir? Okay. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना उन किसानों के लिए जिनके पास लैंड होल्डिंग है, कितनी भी लैंड हो, जमीन उनके पास होना चाहिए, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 164, श्री भाऊ साहेब राजाराम वागचोरे। आप प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले प्रश्न नंबर बोले 164। ये बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछे। नहीं सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो उत्तर उसने दिया गया है, उत्तर में जो बातें बताई है वो कुछ बातें तो सही है, और जो अकोले तालुका है जो पर्यटक के लिए और पवित्र स्थान है, लेकिन उसके लिए जो कनेक्टिविटी जो पुरानी जो आपने उत्तर में जो फिगर बनाया 138 किलोमीटर, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई है। वो जो रोड बनाए गए पुराने वो जीर्ण हो गए हैं और नए रोड की लेकिन प्रस्ताव भी आपके दफ्तर में है। मैं चाहूँगा कि आदिवासी पर्यटन जो क्षेत्र है, जैसे देश के कश्मीर के प्रति समकक्ष है, इसका आपने ये रोड कनेक्टिविटी देने से यहाँ का बड़ी प्रगति हो सकती है और देश के सामने ये बड़ा कनेक्टिविटी आने के कारण पर्यटन क्षेत्र बढ़ जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनती करता हूं कि आप इस अकोले तालुका पर्यटन क्षेत्र में जिन गांवों में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है
उसका केंद्रीय टीम से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और जो पुरानी हो गई है उसको रिनोवेशन का भी कुछ प्रस्ताव कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि सड़कें राज्य का विषय होती हैं। ये प्रधानमंत्री सड़क के बारे में पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जैसे वो अपने क्षेत्रों के बारे में बताया कि हमारी सड़कें कई खराब हो गई हैं, तो राज्य का विषय ही है। और जहां तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऐसी भी एक योजना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये एक वरदान था। जब हमारे नेता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस योजना को जब चालू किया था, तो उन्होंने ये उम्मीद किया था कि गांव के सुदूर इलाके में जहां सड़कें नहीं गई, वो पात्र बसावटों को उन्होंने इसमें चयनित करने का सपना देखा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में करीब 7,73,000 सड़कों का निर्माण हुआ, जिसमें 3,33,750 करोड़ रुपए का इसमें काम हुआ। आदरणीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र अकोला तालुका की सड़कों के बारे में बात किया है, मैं बताना चाहूंगा कि अकोले तालुका में करीब 175.20 किलोमीटर लंबाई की 36 PMSY सड़कें स्वीकृत की गई हैं। उनमें से करीब 138 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कें पूरी कर ली गई हैं। मैं अध्यक्ष जी से ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया है, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना की वो बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं आती है। सर नहीं आती है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो फेज 4 जो नई योजना आई है, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बस ऑटो को नए सिरे से हम सड़क बनाएंगे। माननीय सदस्य से भी और पूरे सदन से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बस ऑटो में जो भेज दें वो अपनी सड़कों को, जो भी पात्रता के आधार पर जो चयनित होने लायक होगी उसको कराकर हम लोग कराने का काम करेंगे। माननीय सदस्य मंत्री महोदय, इसके बारे में आपको कहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के ये ट्राइबल एरिया है, और ये ट्राइबल एरिया के पूरा भाग जो है शिरडी कांस्टिट्यूंसी, ये पूरा भाग 15 सड़क योजना में आता है। उसके प्रस्ताव भी आपके कार्यालय में है। मैं आपके तो माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि मैं जब मेरे शिरडी कांस्टिट्यूंसी में घूमता हूँ, आदरणीय चौहान साहब को पता है, वो शिरडी बाबा के बड़े भक्त हैं, तो मुझे हर गांव में पूछा जाता है कि आप मंत्री जी को बता देना अगली बार आए तो हर वक्त गांव में जब जाता हूं तो गांव वाले मुझे पूछते हैं, हमें बस बाकी कुछ दो, हमें आप गांव के लिए रास्ता दीजिए। तो हर गांव में रास्ते की मांग है, और आपका एक प्रोग्राम है गांव कनेक्टिविटी का, तो मैं आपको बताऊंगा कि अनेक गांव है कि हमारे जुड़े नहीं दूसरे गांव के लिए, तो वो प्रोग्राम आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका निधि उपलब्ध करवा दीजिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब करवा दीजिए। ये विनती आपके सामने मैं रखता हूँ, और ये जल्दी से जल्दी करने के लिए भी धन की भी आवंटन करने माननीय मंत्री जी। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा से मैं परिचित हुआ हूं। मैं उनको और उनके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना का चौथा चरण अभी प्रारंभ हो रहा है, और उसके लिए 2011 की जनसंख्या पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर सामान्य गांव जिनकी 500 की आबादी है, ट्राइबल विलेज जिनकी आबादी 250 है, और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 100 तक की आबादी के गांव को भी हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में जोड़ेंगे। उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। मेरा माननीय सदस्य से और बाकी सभी माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना है कि सर्वे के काम में अपने अपने क्षेत्रों में वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर वो रुचि लें। जो जो सड़क इस मापदंड में आएगी उन सबको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ले लिया जाएगा। एन.के. प्रेमचंद्र जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, out of the 72 centrally sponsored schemes, this is the only one scheme, PMGSY, by which the members of parliament are having little bit role in its implementation. Almost all the other schemes, the members of parliament are mere spectators. They have no role. My specific question to the honorable minister is, that is, you are consulting with the public representatives.
There is a committee constituted as per the directions of the Government of India. That is a Disha committee. We are convening the Disha committee once in 3 months. We are properly conducting it. It is very useful. I would like to know from the Honorable Minister whether PMGSY is also reviewed in that meeting, but regarding the selection of the roads, as well as giving approval of the roads selected, whether the members of parliament, the Disha committee chaired by the members of parliament, will be given a specific role so that the involvement of the members of parliament will also be there in the selection of the roads, and active participation of the members of parliament will also be there. And the B part of my supplementary is, recently the government of India has changed the norms. So as far as the state of Kerala is concerned, now the new criteria is 500 meters of road, and roads should be mud roads. Only 10% of the roads will be tar road. Sir, as far as the state of Kerala is concerned, it is very difficult to find out the mud roads. So means the criteria and norms, when you form the criteria, it should be uniform and applicable to all the states. Thereby, we are denying the legitimate right to have the selection of the roads as far as the state of Kerala is concerned. Will you kindly review the norms and criteria for the selection of the roads? These are the two supplementary questions I would like to ask. Thank you very much, Speaker. Sir, we all associate, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, दिशा समिति में माननीय संसद सदस्य शामिल होते हैं। हर 3 महीने में इसकी बैठक होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो बैठक में भाग लेकर ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं उसकी गहराई से समीक्षा करें। उनमें अगर कहीं कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर अवगत भी कराएं। उनकी भूमिका माननीय अध्यक्ष महोदय दिशा समिति के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश की है, और दिशा समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। चयन में दिशा समिति की भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों की अनुशंसा राय को वरीयता दी जाती है, उनकी अनुशंसा ली जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो माननीय संसद सदस्यों से राय ले, और राय लेकर जो सड़क मापदंड में आती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हर चरण में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जो मापदंड में आती है वो संसद सदस्य की अनुशंसा पर वो सड़क ली जा सकती। कोई मापदंड में ही नहीं आएगी तो दिक्कत हो सकती है। दोबारा एक पत्र लिख देना कि जो मापदंड में आती है उसकी अनुशंसा सांसदों से ले। मैं दोबारा पत्र भी लिख दूंगा, मैं समीक्षा भी कर लूंगा, और इसको सुनिश्चित करेंगे कि मापदंड में आने वाली सड़क में माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा मानी जाए। क्वेश्चन नंबर 165 डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव काले। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 165 माननीय मंत्री, प्रश्न क्रमांक 165। माननीय सदस्य प्लीज प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगन पेंशन योजना के तहत जो लाभार्थी हमारे भारतवर्ष में पेंशन देने का काम करते हैं, और हम उसकी समीक्षा करने के लिए मैंने कुछ सवाल हमारे मंत्री जी से किए हैं। उस सवाल का जवाब तो उन्होंने लिखित स्वरूप में दिया है, लेकिन उसमें अध्यक्ष महोदय मुझे संरक्षण दीजिए। अध्यक्ष महोदय प्लीज प्रोटेक्शन टू मी। अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्य, मैं एक मिनट प्लीज बैठिए एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल के अंदर बीच में न उठा करें, ठीक है? कभी नहीं उठा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो विकलांगों को इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो पेंशन दी जाती है, वो पेंशन के लाभार्थी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि 81 लाख लाभार्थी हमारे देश के अंदर है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर ये लाभार्थी के बाद जो लोगों को
उनका प्रमाण पत्र सही नहीं होने की वजह से या उनकी कुछ किल्लत होने की वजह से डॉक्यूमेंट की उनसे हटा दिया गया है, उसकी संख्या कितनी है? ये तो मेरा पहला सवाल है। आप पहले दूसरा सप्लीमेंट्री के टाइम पूछ लेना बेटा। ओके, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये विषय संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के संबंधित है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। माननीय सदन जो पूछा है इस पर अभी कोई विचार नहीं है। ऑनरेबल मेंबर, ये पूछा कितनी संख्या है जिसको लिस्ट में से हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से, उसकी संख्या उन्होंने बताई नहीं। है आपके पास संख्या? नहीं अध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। माननीय प्रश्न अच्छा पूछा, आप जवाब दे दो। मैं इनसे इनको मैं बुलाता हूँ कि ऑफिस में आए। ऑफिस में क्यों? ऑफिस में आए, चाय पिए जवाब दो और पूरा डिटेल उनको बोलते हो प्रश्न अच्छा रूप से डिटेल तो जवाब दो करा दूंगा। ये ऑफिस में जवाब देने का सिस्टम नहीं है, यहाँ का जवाब यहीं दिया करो, ठीक है ना? ऑफिस में बुलाने की बात अलग से बात करा करो। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन, आपका सप्लीमेंट्री। हाँ, ये विकलांगों को हर साल उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि जो 80% के अबव जो विकलांग है उनको अपलोड करने की काम ना पड़े, हर साल अलग अलग बात करे। उसकी वजह से जो लोगों हटा दिया गया है उसको सिर्फ फिर शामिल करेंगे जो गलत तरीके से हटा गया। माननीय मंत्री जी, शिवराज जी आप बता दें सर, हर साल एक मिनट शिवराज जी बता देंगे, वो मुख्यमंत्री रहे, सब जानते हैं कैसे ठीक करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 80% से ज्यादा जो दिव्यांग हैं उनके विवरण को हर साल अपलोड करने की आवश्यकता अब नहीं है, वो समाप्त कर दी गई है। एक बार वो अपलोड हो जाएंगे तो लगातार उनको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। The amount ₹300 per month, which is sanctioned under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, is insufficient to meet even the basic needs. Is the government considering an increase in the pension amount to ensure financial security for persons with disability? And is the government ready to increase the threshold up to 40%? Currently, 80% disability is covered. Is the government planning to increase the disability up to 40%? Thank you, Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में इस पेंशन में टॉप अप करके अधिक राशि देते हैं। राज्यों को यह अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रीमती कनिमोजी। सर, under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, like the member had also raised, that only 300 rupees is being given, and most of it is being covered by the state governments, because the money which the union government gives is hardly covers any expenses for the people who are disabled. So please, we request you to increase the amount and increase your share of what you give for the disabled people of this country. Thank you. पहले जवाब दे चुका हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 166 डॉक्टर राजेश मिश्रा। 166। माननीय मंत्री जी, कृषि और आप भी मंत्री हो। माननीय मंत्री जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। समय इतना ही है, आपके पास सवाल पूछना जल्दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उस समय पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को क्या फायदा हुआ है, साथ ही पिछले दशक में मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में इससे किस प्रकार सुधार हुआ है।
आपका समय नहीं है, कम 12 बजने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। मंत्री जी का जवाब सुन लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक विजनरी लीडर वो होता है जो केवल आज की नहीं कल की भी सोचता है, आने वाली पीढ़ियों की भी सोचता है, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं। उन्होंने खाद के असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग के कारण और बिना ये देखे कि जमीन में कौन कौन से तत्व है, किसान खाद डालता है, जब पता ही नहीं रहता कि जमीन में किस पोषक तत्व की जरूरत है और खाद डालता है, तो कई बार पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और कई बार उसके कारण नुकसान भी होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। जैसे इंसान की हेल्थ का परीक्षण करके उसको किस तरह के दवा की जरूरत है वो दवा हम देते हैं, वैसे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है ये देख के फिर अगर हम खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे और कोई पोषक तत्व देंगे तो वो उत्पादन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनके खर्चों में भी कटौती होगी, क्योंकि अनावश्यक खाद डालने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना उन्होंने बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके कारण किसानों की लागत घट रही है और 5 से लेकर 7% तक उत्पादकता बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनावश्यक रूप से खाद डालने के कारण जो दुष्प्रभाव शरीर पर होते थे वो भी कम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना के लिए अभिनंदन करता हूं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नाम मैंने श्री शफी परिमल, श्री सप्तगिरी उल्का, मलविंदर सिंह कंग, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर, गौरव गोगोई और वेणुगोपाल जी, इसलिए चाहते मेरा नाम आए वेणुगोपाल जी, आपका ही नाम है आज। श्रीमती कनिमोजी, दुरई वाइको, सोगत राय जी, धर्मेंद्र यादव जी, ईबी ईडन जी, एस वेंकटेश्वर, बेनी बहनन, के सुरेश, राजेश रंजन। डॉक्टर प्रोफेसर बीमार हो सोगत राय जी, लेकिन स्थगन जरूर देंगे, ये इनकी निष्ठा है संसद के प्रति। माननीय सदस्यगण, नहीं, मैंने चिंता व्यक्त की आपकी कल और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ, माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं प्रदान की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर। मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री भागीरथ चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री महासचिव। Sir, I have to report that Rajya Sabha has returned the Railways Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha with amendments. Sir, I lay on the table the Railways Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments. माननीय सदस्यगण, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 10 मार्च 2025 को
सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की है। प्रतिवेदन में उल्लेखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए, अनुपस्थिति की अवधि को माफ किया जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? आइटम नंबर 8, डॉक्टर निशिकांत दुबे। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 6ठा और 7वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9, डॉक्टर निशिकांत दुबे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 53वें और 55वें में की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 10, रकीबुल हुसैन। Honorable Speaker, sir, I rise to present the third, fourth, and fifth reports of the Standing Committee on Water Resources as listed against my name in today's list of business. Item number 11, Shri Jitin Prasad. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the following statement. The status of implementation of report, recommendation contained in the 187th report of Standing Committee on Commerce, comprehensive strategy to map major products and countries to maximize exports and minimize imports pertaining to the Ministry of Commerce and Industry. Item number 12, Shri Kiran Rijiju ji. महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 10 मार्च 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 7वें प्रतिवेदन से सहमत है। प्रश्न ये कि सभा 10 मार्च 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 7वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहे हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आइटम नंबर 13, श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीजा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री मनीष तिवारी। Thank you, Mr. Speaker, sir. Under Rule 72(2) of the Rules of Business of the Lok Sabha, I rise to oppose the Immigration and Foreigners Bill. Mr. Speaker, sir, Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha contemplates two situations. One is opposition to a bill simpliciter, and two, opposition to a bill on grounds of legislative competence. Beyond the 7th schedule of the Constitution of India, there lies Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution codifies the fundamental rights which are available to every person / every citizen of India. This bill is in violation of those fundamental rights on multiple counts, and with your permission, allow me to enumerate those violations of fundamental rights. Clause 3(1), through its first proviso, grants omnibus powers to the Union government to restrict the entry of any foreigner into India ostensibly on grounds of national security
sovereignty, integrity, relations with a foreign state, public health, or any other reasons as may be specified by the central government. The second proviso to clause 3.1 fails to provide an appeal mechanism against the decision of the immigration officer which violates fundamental rights, which violates the fundamental canons of natural justice and jurisprudence. Furthermore, the first proviso of clause 3.1 vests absolute discretion in the government to prohibit the entry of any foreign national, including persons of Indian origin. This provision has the potential to be misused if any government of the day feels that the political views or ideological beliefs of any individual or consensuous dissenter are not conformist in nature with the disposition of the current establishment. This constitutes a clear violation of Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before law and equal protection of the laws to any person, a term that explicitly encompasses foreigners also. अध्यक्ष जी दो तीन और चीजें हैं जो बुनियादी अधिकारों का हनन करती हैं और इसलिए मैं संक्षेप में अगर आप अनुमति दें दो तीन चीजें और है मैं उसका उल्लेख कर देता हूं. Clause 14 empowers the union government to order the closure of any premises either entirely or for specified periods merely on the grounds that it is frequented by a foreigner. Now this is violation of Article 19(1)(g) of the Constitution. Clause 10. आप रूल्स के तहत 74 रूल के तहत ही विषय उठाओ ना. अध्यक्ष जी जब भी इस सदन में कोई भी विधेयक लाया जाता है वो विधेयक संविधान के तो अनुसार होना चाहिए. मैं तो सिर्फ उन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं जो संविधान की पालना नहीं कर रही है. मैं सिर्फ आखिरी एक बात कहना चाहता हूं. इसमें 10वां क्लॉज है, क्लॉज 10, जो ये कहता है कि every hospital, nursing home or medical institution should furnish information regarding any foreigner admitted for treatment along with the details of the attendants. This runs counter to the established principles of medical ethics and violates international commitments, including Article 6 of the International Covenant of Civil and Political Rights and Article 21 of the Constitution of India. My submission, Mr. Speaker, sir, is either this bill should be withdrawn or this should be referred to a joint parliamentary committee for very careful consideration because it violates multiple articles of the fundamental rights under the Constitution of India. से आप जो विषय पर कर रहे हैं ना वो विषय सीमित दायरा है. ऐसे वकील एडवोकेट सब जानते हैं. अब कई बार मैं इस नियम की प्रक्रिया आपको बता चुका हूं. मेरा प्रयास होना चाहिए कि हम नियम प्रक्रिया के तहत ही. प्रोफेसर साहब, स्वागत राय जी, आपको कुछ बोलना है? Yes. Something very important that under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the Immigration and Foreigners Bill 2025. Now I point out to you a peculiar matter which has been caused by the truancy of the Home Minister. Because earlier the bill was listed to be introduced on 12/2/25. It was printed. I gave opposition to its introduction. The minister did not come, the bill was not introduced. Today again the bill is listed to be introduced. Today the Home Minister is not there. What is it? Is the Home Minister trying to avoid? गृह राज्य मंत्री है ना. क्या हुआ? एक मिनट आप छोड़ो. गृह राज्य मंत्री और सबका राज्य मंत्री को भी इतना अधिकार है. क्यों नहीं आया आप लोग? Let me read my objection. Sir, I beg to oppose the introduction of the Immigration and Foreigners Bill. There is already 4 acts regarding entry and exit of foreigners in the country. They have served their purpose so far, and a new law appears superfluous in their place.
I object to the new laws especially with regard to obligation of universities as well as hospital, nursing home or any other medical institutes admitting any foreigner. This will restrict inflow of talent and know-how in the country in the fields of academic and medical science. Sir, I also like to mention that the intention of the bill is to abolish the laws. It proposes stringent fines and present terms of illegal entry, overstaying, document fraud. While the government speaks on decriminalizing the law, decriminalizing laws in general, the proposed legislation will make more stringent in case of foreigners. Bureaucrats and bureaucratic interference will make any foreigner stay in India difficult. We should encourage foreigners to enter our. दो माननीय सदस्य कुछ शंका और कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन पहले मैं सुन लिया पूरा नहीं। आप कहिए तो जो बोले हैं मैं दोहरा दूं, तो मैंने पूरा का पूरा सुना है। आप आपस में डिबेट मत करा करें महोदय। मेरा एक कहना है कि मनीष तिवारी जी उन्होंने विधायी क्षमता पर सवाल उठाया, आपने उठाए हैं बिल्कुल नहीं। विधायी क्षमता पे सवाल उठाने का रूल है, पर वो रूल्स के तहत नहीं बोले यूं बोलो। और उन्होंने कहा है कि आप प्रवास और विदेशी विधेयक 2025 सदन की क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कर रहा हूं, उन्होंने उठाया सवाल सर, और तब मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल क्षमता के अंतर्गत है। भारत के इस सम्मानित सदन की क्षमता पर, अधिकार पर और कोई शंका और कोई सवाल नहीं केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैं आगे बोल रहा हूं महोदय। यह विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची 1 में क्रमांक संख्या 19 भारत में प्रवेश तथा भारत में प्रवास और निष्कासन, पासपोर्ट और वीजा के अंतर्गत आता है। ऐसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग डिबेट के समय में करेंगे। इन्होंने मौलिक अधिकारों पर भी कुछ बातें की हैं और अपील के प्रावधानों पर भी इन्होंने कुछ कहा है। महोदय, देश के अंतर्गत किसी भी विदेशी के प्रवेश या प्रस्थान की अनुमति देना सरकार का संप्रभु कार्य है। यह प्रावधान देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुनिया में कोई भी देश किसी विदेशी को प्रवेश या प्रस्थान से इनकार करने के पहले सुनवाई पर भी, अपील पर भी उन्होंने कहा है, कोई सुनवाई का अवसर नहीं देता है। यह कार्य हर देश में इमिग्रेशन ऑफिसर्स ही महोदय करते हैं। भारत आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है। पर्यटक यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है, सुविधाएं भी दे रही है। लेकिन महोदय, देश की उन्नति, देश की संप्रभुता, शांति और देश के विभिन्न विषयों का ख्याल रखना भी सरकार की प्राथमिकता में है और जिम्मेवारी भी है। महोदय, हम किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जो आए, लेकिन भारत के इमिग्रेशन का जो कानून है उस कानून का अनुपालना वह जरूर करे। यह भारत सरकार जरूर चाहती है। विशेष रूप से हम उसकी चर्चा करेंगे डिस्कशन के। दादा कहे कि यहाँ, और उन्होंने मनीष जी ने कॉज 14 के प्रावधान के संबंध में कहा है। कॉज 14 के प्रावधान वर्तमान में भी मौजूद है, ये नए प्रावधान नहीं है और विदेशियों के अप्रवासन के लिए आवश्यक है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, ना कि किसी संस्था को बंद किया जाएगा। और कुछ अपने शौकत दादा भी सवाल उठाए हैं
लेकिन मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वर्तमान में भी प्रत्येक हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थाओं को विदेशियों के बारे में सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। इस सूचना से विदेशियों का देश में रहना, रुकना और प्रस्थान एक रेगुलेशन व्यवस्थित करता है। यह एक आवश्यक प्रावधान है। यह प्रावधान वर्तमान में ऑर्डर के रूप में है महोदय। सरकार इसको मेन एक्ट में ला रही है। महोदय, मैं 2-3 मिनट समय जरूर चाहूँगा आपसे महोदय, चूँकि जो आया है उसके जो विधेयक है उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर हम थोड़ा 2-3 मिनट का प्रकाश डालना जरूर चाहेंगे। महोदय, आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 में मौजूदा 4 अधिनियमों अर्थात पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त करके आप्रवास और विदेशियों विषयक मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक कानून का प्रस्ताव किया गया है जो आवश्यक है। 4 अधिनियमों में से महोदय 3 अधिनियम संविधान पूर्व अवधि के हैं। इसमें से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण समय के दौरान लाया गया था। चारों अधिनियमों में उद्देश्यों की एक अंतर्निहित निरंतरता और समानता के साथ कुछ दोहराव और ओवरलैप है, इसलिए भी यह विधेयक लाया गया है। मोदी सरकार संविधान पूर्व अवधि के कानूनों की समीक्षा कर रही है। यह विधेयक इस दिशा में एक कदम है जो संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक कानून विदेशियों पर लागू विभिन्न उपबंधों में जैविक एकता को लाएगा। महोदय, इस विधेयक में मौजूदा 4 अधिनियमों के उपबंधों जिन्हें अभी भी आवश्यक माना गया है को अपनाया गया है ताकि कुछ उपबंधों में अस्पष्टता को दूर किया जा सके, आर्थिक प्रगति और विकास के संदर्भ में परिचालन आवश्यकताओं और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और अनुपालन बोझ को भी कम किया जा सके। आप प्रवास कार्यों तथा उसकी एजेंसियों और पदाधिकारियों को सांविधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए आप प्रवास चौकियों, आप प्रवास कार्यों, आप प्रवास अधिकारियों, आप प्रवास ब्यूरो आदि से संबंधित विशिष्ट उपबंधों को विधेयक में शामिल किया गया है। विधेयक में अपराधों की कंपाउंडिंग हेतु एक विशिष्ट नए उपबंध का भी प्रावधान है। विधेयक में के उपबंधों से विदेशी और आप्रवास कानून विधिक संबंध का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होने की महोदय उम्मीद है। अतः मैं इस सम्मानित सदन से आग्रह करता हूं कि आप इस को पारित करें और अभी मैं सम्मानित सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। पूरे स्थापित पारित नहीं करना आज। नहीं, आज पारित करने नहीं है सर, हम आगे की बात कर रहे हैं। अभी मैंने प्रस्तुत और क्या है, हम बोले हैं सर। प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अविलंब लोकमत के विषयों को उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। डॉक्टर रिक्की A.J. सिंकोन। Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I would begin by saying that land is life. But what is life without land? Mr. Speaker, sir, through you, I would like to draw the attention of the concerned ministry and through this August House about the plight of my people who are living in the border with Assam and Bangladesh. Mr. Speaker, sir, for many years, my people living in the border have been facing persistent threats to their land and even to their life. Time and again,
group of miscreants from neighboring Assam and neighboring Bangladesh have been intimidating and threatening the life of my people from time to time, and many times they have forcefully taken away their agricultural produce and even their household produce belonging to my people. Therefore, Mr. Speaker, sir, through you, I would like to mention here that my people are living in constant fear, and many of them have lost their livelihood because their land have been encroached upon and their land have been forcefully taken away by these people. I am afraid, Mr. Speaker, sir, that at this very moment while I am speaking, I am quite sure that there are people like those living in a village called Mukro in West Jaintia Hills, who recently, during the recent district council election, they have been, stopped not to even exercise their franchise. And this is a very serious matter, Mr. Speaker, sir. And these people are terribly in deep despair and living a life of hopelessness and a life which is full of uncertainty. I therefore strongly urge upon the government, both at the centre and also these two state governments, to take up this matter very seriously, Mr. Speaker, sir. And I'm sure that if there is a will, there is a way. And also, Mr. Speaker, sir, I always believe that nothing is impossible if we are sincere, if we are honest, and we have a sense of responsibility to the people whom we serve. Just want to remind us here that we are all here not to be served, but to serve. The people have put their faith and trust in us. And therefore, Mr. Speaker, sir, I urge upon you, through you, to ensure that our people, my people, life are taken care of, that their life is secured. And also here, due to the problem across the border, especially in our neighboring country, Bangladesh. And therefore, I would urge upon you, Mr. Speaker, sir, that people living in the border, especially again at the Bangladesh border, that our forces who are supposed to man the border take utmost care to be on their toes to protect the life interests of our people. So with these few words, thank you, Mr. Speaker, sir, for this. Thank you, Honourable Member. Thank you. Honourable Member Amra Ramji. माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र का प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा डेजर्ट प्रदेश है, जहाँ पानी की भयंकर कमी है, 1% पानी है। और आज भी आज़ादी के 75-77 साल के बाद भी 80% जनता, चाहे वो ग्रामीण जनता है चाहे शहरी जनता है, शुद्ध पेयजल के लिए आज भी तरसती है। फ्लोराइड युक्त पानी और खरीद के पीने पड़ता है। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। इसलिए राजस्थान वो प्रदेश है जहां 1000 किलोमीटर से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की लगती है। आज परिवहन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी है, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, क्योंकि आधी आबादी छितरी हुई आबादी है, एक खेत में बसी हुई आबादी है। अभी जल जीवन मिशन में हर घर को नल से जल देने का आह्वान किया है, लेकिन मैं समझता हूं सबसे पिछड़ा इस योजना में राजस्थान राज्य है। हमारे सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना के लिए पीने के पानी के लिए एक योजना 7,900 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें 50% केंद्र और 50% राज्य को देना है। केंद्र ने दे दिया, लेकिन राज्य अभी तक देने में सक्षम नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से राजस्थान के साथ जो व्यवहार हो रहा है, मैं समझता हूं उसके लिए केंद्रीय और राज्य की योजनाओं में 90% केंद्र दे और 10% राज्य का होगा तो निश्चित रूप से होगा। आज राजस्थान एक बूंद के लिए तरसता है। राजस्थान के यमुना का हिस्सा आज तक राजस्थान को 75 साल में नहीं मिला है। पोंग डैम में आज भी 0.7 मिलियन एकड़ फुट पानी जो राजस्थान के हिस्से का है, जो एक बूंद के लिए राजस्थान की जनता तरसती है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी के राज्य का दर्जा देश की सरकार दे,
माननीय इससे पूरे सदस्य श्री देश धर्मेंद्र में जाधव जी, बराबरी। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देश की संसद का ध्यान, देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है, 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800, 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण हो गया। विषय आ गया आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, प्लीज। कालीपत जी। Respected Speaker sir, I on behalf of the Santal people of West Bengal to state that a Santali program is presently broadcasting from All India Radio, Kolkata at 6:05 p.m. daily from Gitanjali Broadcasting slot of Bengal channel for 30 minutes of duration. The Santali program in Akashvani Kolkata is a very popular program to the Santal people since its inception on 15th August 1975. The duration of broadcasting of the Santali program is much lesser in comparison to the popularity of the program. Another thing to be noted here is that there is no program officer appointed as well as no permanent staff in the Santali section of Akashvani Kolkata. The Santali section is run by a few contractual staff only. The Santal people living across the West Bengal have been demanding for a dedicated Santali broadcasting channel in All India Radio, Kolkata since long. I found that the demand of the Santali people is very legitimate, and I assure that the Santal people have all aspects of contents to run a dedicated broadcasting channel in All India Radio, Kolkata for Santali. Therefore, in view of the demands of a large number of radio listeners, I would request the concerned minister through you to start a dedicated channel for broadcasting of Santali program in All India Radio, Kolkata, and appoint Santali language non-program officer as well as permanent staff for smooth running of the Thank program. You. Thank you. Dr. Baureddy Savriji. Thank you, Speaker Sir, for giving me this opportunity. I would like to talk about the long pending issue regarding inclusion of Beda Budaga Jangam in the state of Andhra Pradesh into scheduled caste. Sir, as we speak, Beda Budaga Jangam is the most downtrodden community in our state, and these people are the people who sing folk songs called Burakadulu in our language. They are not even accessed entry into the villages, and they are called or welcomed into the villages only when there is a death in the village, just to entertain the departed by their songs. When living do not honor them,
the departed honor these people, sir. And during 1976, Government of India has included them into SC category, wherein they had opportunities in education, employment, and also in welfare schemes until 2008. But then afterwards, after bifurcation, also our Andhra Pradesh, in the pretext of there are no Budaga Jangam in our state of Andhra Pradesh, these people have given OC category, sir, from SC. And they have lost all the opportunities. And also there was a raise your concern. There was What a is your committee demand? in 2007. What is your demand, please? Yes, sir. There was a committee also. And the resolution was also passed by Legislation and Council of Ministers in Andhra Pradesh in 2019 and 2023. So what I request is this Beda Budaga Jangam people, they deserve all the respect, dignity, and also opportunities, sir. And I request the Social Justice Minister, because these people have been given SC category in the state of Karnataka, Maharashtra, Honorable and also Minister is sitting in here. Telangana. But Social why can't Justice Andhra Minister. Pradesh be given the status, sir? So I Okay, request thank you. Social Justice Thank you. Ministry Thank to you, do Honorable some Member. justice to Beda Budaga Jangam people Got of your our point. state, Thank you, sir. Honorable Member. sir. Got your point. Advocate Gopal Kagra Padviji. Advocate Gopalji. So, Mike. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak today. I wish to bring to your kind attention an issue regarding the AI technology of China named DeepSeek. Some questions were asked to the DeepSeek AI technology about Tibet being an independent country, but it seems that AI technology answered that Tibet has always been under the control of the Republic of China. I have a screenshot to prove the same. When the DeepSeek technology was asked whether Uttar Pradesh was a part of India, whether it was asked Andhra Pradesh was a part of India, it gave a detailed answer that yes, it is a part of India. But when it was asked that the state of Arunachal Pradesh is a part of India, then the DeepSeek app refused to give any specific answer, and it said that, sorry, that's beyond my current scope, and let's talk about something else. This kind of answer comes after the Sino-India dispute, and that as Chinese ambassador had once claimed that all of Arunachal Pradesh is a Chinese territory amidst a military build-up. The application of China refuses to address Arunachal Pradesh as a part of India. This seems very odd, especially when state of Arunachal Pradesh has been a part of India and the Constitution of India recognizes it so. But yet the Chinese mock India, calling it a southern Tibet. This is shocking, disturbing, and lack of respect to India. The government of India, and especially the External Affairs Ministry, needs to issue a notice to the Republic of China for issuing such technology and AI applications which hurt the sentiments of Indian people. These kind of answers by foreign technology has no place in India and should be banned and taken down. By refusing to accept the state of Arunachal Pradesh as a state of India, the AI application has hurt the sentiments of crores of Indians. Strict action needs to be taken against this technology, and India has to answer back. The same technology also refuses to accept that Chinese army has entered part of India. So therefore, I request this concerned ministry, one last 30 seconds, if the Indian government really belongs to the man who is 56-inch chest and out of 5.6-inch chest, then show the red eye to the Chinese and make them correct their mistakes. India should not use American or Chinese technology and should develop its own Indian AI technology. Thank you, Speaker. Thank you. Shri Ziaur Rahman ji. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जीरो आवर पर माननीय सभापति जी बोलने का मौका दिया। और मैं जो बोलना चाहता हूं, इस देश के करोड़ों किसानों के मुद्दे पर मैं बात रखना चाहता हूं। पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि किसानों के जो डेलीगेशन हैं हमारे पास में आकर के मिलकर के अपने ज्ञापन दिए, और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको भी अपने कार्यों के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इस देश की सरकार को, भारत की सरकार को सारी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। और जो किसानों का, मैं कहता हूं कि सरकार जो है लोन तो सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका माफ करती है, क्यों किसानों के लोन को माफ नहीं किया जाता? कोई भी किसान हो, वो किसी एक धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, उनके लोन को माफ किया जाना चाहिए। और ये सरकार ने वादा किया था 2021 के अंदर कि हम कोई भी नया बिजली बिल अधिनियम नहीं लेकर आएंगे, तो इसमें उनका खासतौर से पॉइंट था कि कोई भी इस प्रकार का बिजली बिल नहीं आना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरे संभल के अंदर भी
किसान समाज के पूरे देश के अंदर रहते हैं, उनके साथ में भी बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। और जिस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है और जिस तरह से उनके साथ कानून व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इस देश की सरकार को सिर्फ ये कह करके कि वो प्रदेश का मसला है, इस चीज पे पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि संज्ञान लेना चाहिए इस देश के उन किसान भाइयों के लिए कि उनको आइंदा फिर से दोबारा से आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। थैंक यू। श्रीमती DK अरुणा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपसे तेलुगु में बात करने के लिए अनुमति मांगती हूँ। तेलुगु में बोलना चाहती हूँ। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాల్మీకి బోయ వర్గాలను షెడ్యూల్ తెగల జాబితాలో చేర్చడం అనేటటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశంపై ఈరోజు ఈ సభలో మాట్లాడేందుకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. బోయ వాల్మీకులు విద్యలో కానీ ఉద్యోగాల్లో కానీ మరి ఆర్థికంగా కానీ చాలా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను అనుభవిస్తున్నారు అధ్యక్ష. పురాతన కాలంలో వీళ్ళు వేటకు పోయేటటువంటి వాళ్ళు. ఈరోజు వాళ్ళకి ఎలాంటి కులవృత్తి లేదు. బోయ వాల్మీకులు పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి కర్ణాటకలో ఇతర అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎస్టీలుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. కానీ తెలుగు రాష్ట్రాలైనటువంటి తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ వారు ఇంకా వెనుకబడినటువంటి తరగతుల జాబితాలోనే ఉన్నారు. దీనివల్ల వాళ్ళకి చాలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. తెలంగాణలో ముఖ్యంగా 5 లక్షల మందికి పైగా జనాభా బోయ వాల్మీకులు ఉంటే ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మా పార్లమెంటులోనే అత్యధిక శాతంగా బోయ వాల్మీకులు ఉన్నారు. సో వారిని ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలన్నటువంటి వారి యొక్క ఆకాంక్ష మేరకు గత ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారి స్థితిగతులు, ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిశీలించడం కోసం చెల్లప్ప కమిటీని వేశారు అధ్యక్ష. సో చెల్లప్ప కమిటీ చేసినటువంటి సిఫారసులను పరిగణలోకి తీసుకొని అప్పటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శాసనసభలో ఆ కమిటీ సిఫారసులకు ఆమోదం తెలుపుతూ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, కావున రామాయణం రచించినటువంటి వాల్మీకి వారసులైనటువంటి వాల్మీకులను నవభారత నిర్మాణంలో సాధికారత మరియు సమానత్వం వారు సాధించాలంటే గౌరవనీయులైనటువంటి గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి గారు దయతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వాల్మీకి బోయలను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ. Your concern is given the ST status to these communities. This is your concern. Thank you. Shri Anup Sanjay Dhotre ji. Yes. Thank you, Speaker sir. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे अकोला शहर में गतिशक्ति टर्मिनल सैंक्शन किया है. मेरी सर डिमांड है कि अमृत भारत ट्रेन जो है वो ट्रेन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से चालू की जाए. नागपुर से मुंबई इस रेलवे सेवा को चालू किया जाए. अमृत भारत 2 ये ट्रेन वंदे भारत 2 के जो सारी फैसिलिटीज है वो इस ट्रेन में है, परंतु सरकार की जो प्राथमिकता है कि सामान्य आदमी को वंदे भारत जैसी सुविधा मिले और उसे स्लीपर और जनरल कैटेगरी में सस्ती यात्रा करने को मिले. यही इसी दिशा में मैं डिमांड करता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से और नागपुर से मुंबई एक अमृत भारत ट्रेन चालू की जाए. धन्यवाद सर. धन्यवाद. श्री मुरारीलाल मीना जी. सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से राजस्थान में अत्यंत पिछड़ा वर्ग MBC के तहत 5% विशेष आरक्षण प्रदान करने के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं, जिसमें गुर्जर सहित 5 जातियां गाड़ियालवार, बंजारा, रेबारी और रायक आते हैं. ये मुद्दा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के सामाजिक न्याय और समावेशी से जुड़ा है. राजस्थान में इस समुदायों की आरक्षण की मांग लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद स्वीकार की गई. गुर्जर समुदाय ने कई बड़े आंदोलन किए जिनमें अनेक लोगों की जानें गई. तब चोपड़ा आयोग द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित किया गया कि ये समुदाय वास्तव में आरक्षण की पात्रता रखते हैं. इसलिए 2019 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम पारित कर
इन समुदायों को एमबीसी श्रेणी में 5% आरक्षण प्रदान किया गया। इस कदम का उद्देश्य इन समुदायों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाना था। हमारा संविधान शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 50% अधिकतम सीमा तक तय कर दी है। धन्यवाद सदस्य जी। मेरा श्री भजनलाल जाटव मान्य ये जो 5% आरक्षण है इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि बार बार न्यायालय में जाना नहीं पड़े, क्योंकि कई बार इस पर रोक लग गई है। भजनलाल जाटव जी, का गुर्जर समुदाय हमेशा प्रताड़ित रहता है। नहीं है? ओके। श्री जगदम्बिका पाल जी। सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने शून्य प्रहर में एक अत्यंत लोक महत्व और अविलंबनीय प्रश्न को उठाने का अवसर दिया। संपूर्ण भारत पूरी दुनिया के बौद्ध के धर्मावलंबियों के लिए एक स्पिरिचुअल सेंटर है और देश के 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं कि चाहे वो बोध गया हो जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, सारनाथ में जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश दिया हो, या उस कुशीनगर में जहाँ उनकी महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के लोग उनकी पूजा करते हैं। वहीं पे गौतम बुद्ध के पहले सिद्धार्थ के रूप में बाल्यकाल 29 वर्षों तक उन्होंने कपिलवस्तु राजा शुद्धोधन के राजप्रसाद में व्यतीत किया, वहीं से उनको वैराग्य हुआ। आज उस कपिलवस्तु के लिए मैं खड़ा हूँ इसलिए कि जब हमारी सरकार आज चाहे महाकाल कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या का कॉरिडोर हो, तो आज आवश्यकता है कि देश में पूरी दुनिया के, चाहे वो थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, जापान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, इनके मानने वाले लोग लाखों प्रतिवर्ष आते हैं। तो इसको हम एक कपिलवस्तु जहां 29 वर्ष तक गौतम बुद्ध रहे हों, और सभापति जी सुन लीजिए कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख है। हैंसान फाहियान की यात्राओं में इसका उल्लेख है कि कपिलवस्तु एक गौतम बुद्ध के उस आध्यात्मिक केंद्र और बौद्ध धर्म के उस केंद्र के रूप में एक सेंटर था और आज उसके विकास की जरूरत है। और जहां पे मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कि पूरी दुनिया के जब बौद्ध धर्म के लोग, मानने वाले लोग सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु आते हैं, कपिलवस्तु को आज कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। रवि जी के जिले से गोरखपुर, कुशीनगर और सारनाथ, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से कपिलवस्तु को हम जोड़ेंगे और पूरी दुनिया में जिस तरह से हमारा देश कुंभ के बाद एक इतना बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का हब बन रहा है, और आज हम पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं आध्यात्मिक। सुन लीजिए ध्यान से, आपको तो विश्वास है पूरी दुनिया उस बौद्ध को मानती है, बहुत अच्छा विषय उठाया आपने, करुणा, ममता, शांति, अहिंसा के संदेश को मानती है। तो आज मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उस सिद्धार्थनगर के वस्तु कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए। सुश्री कंगना रनौत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं हमारी सरकार की सराहना करना चाहती हूं कि उन्होंने जो सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा जो है समस्त भारत में, खासकर रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की है, विद्युतीकरण किया है, वो अत्यधिक, उनका जो नेतृत्व है बहुत ही सराहनीय है। लेकिन साथ ही मैं उनका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे मंडी में जो मेरी ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहाँ पे बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं, छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर रहता है, और वहाँ पर जो पूरी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर है। उसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स बार बार कोलैप्स करते रहते हैं और उसके कारण वहाँ पे वोल्टेज भी बहुत लो रहता है। थोड़ी बर्फबारी होती है या बारिश होती है सर, बहुत लंबे लंबे पावर कट्स लगते हैं। उनकी वजह से जो है लोगों का पूरा जीवन जो है ठप हो जाता है। कई बार तो कई हफ्तों तक बिजली नहीं रहती है। छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं वो ठप हो जाते हैं। और ऐसी एक नहीं, सिराज, बंजार, आनी, कुल्लू जैसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं। तो महोदय जी, मैं जो है हमारी पावर मिनिस्ट्री हो गई, जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
बोर्ड हो गया, उनसे मैं ये बहुत ही विनम्र अनुग्रह करती हूँ कि वहाँ पे जल्दी जल्दी जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए। इन एरियाज में पार्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन है, और उसके साथ ही जो है दे शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, दे शुड डेफिनेटली स्ट्रेंथन दैट। और साथ में ही आई रिक्वेस्ट कि हमारे जो नेतृत्व का जो एक विजन है कि हर नागरिक को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट, तभी हम लोग पा सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। श्री बस्तीपोती नागराजु जी। రాయలసీమ తరచుగా కరువు పరిస్థితులతో పోరాడేటువంటి ప్రాంతము. నీటి కొరతతో ఈ సమస్య చాలా విపరీతంగా ఉన్నది. నేను ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తిగా రైతులు ఈ దురవస్థ నుంచి నేను దగ్గర నుంచి చూసినటువంటి అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని అధ్యక్ష. ఈ ప్రాంతంలో 25% మాత్రమే భూమి నీటిపారుదలకు నోచుకుంటున్నది. కావున దీనికి శాశ్వత పరిష్కారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ప్రత్యేక కార్యాచరణ తీసుకున్నారు. పోలవరం బనకచెర్ల నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు ఒక వెలుగురేఖగా ఉన్నది. కావున ఇది గుంటూరు జిల్లా బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్ మరియు నంద్యాల జిల్లా బనకచెర్ల వద్ద ఒక రిజర్వాయర్ నిర్మించాలని ఒక ప్రతిపాదించడం జరిగినది. కావున రాయలసీమకు శాశ్వత పరిష్కారంగా నీటిని మళ్లించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ విప్లవాత్మకమైన ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారు 80 లక్షల ఎకరాలకు మరియు త్రాగునీటిని అన్ని రకాలుగా అందించడంలో గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కావున రాయలసీమకు శాశ్వతంగా కొత్త జీవం పోసిన వాళ్ళు అవుతారు. కావున ఈ ప్రాజెక్టుకు పార్లమెంట్ సాక్షిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అధిక నిధులు మంజూరు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము ఈ పార్లమెంట్ సాక్షిగా. కావున ఇంతేగాక 40,500 ఎకరాల భూమిని కూడా దీనికి సేకరించడం కావాల్సింది. అందులో భాగంగా 17,000 ఎకరాలు అటవీ భూమిని సేకరించాల్సి ఉంటుంది. కావున ఈ పార్లమెంట్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం శాశ్వతంగా కల్పించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీ ద్వారా గవర్నమెంట్ తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ओके, थैंक यू। माननीय सदस्य डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में स्थित सबिया एयरपोर्ट जो RCS उड़ान योजना में शामिल है, यह 473 एकड़ में फैला हुआ है और जिसमें 280 एकड़ भूमि खाली है। मेरे सांसद मंच से सीमांकन के बाद एयरपोर्ट की पिलरिंग भी हुई है। रक्षा संपदा विभाग दानापुर द्वारा पक्की बाउंड्री और फेंसिंग के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति के बाद इसकी पक्की बाउंड्री और फेंसिंग का कार्य चालू है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 167 मीटर है। केवल गोपालगंज और सीमांत जिले से सर्वाधिक संख्या में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग खाड़ी के देशों में नौकरी करते हैं। गोपालगंज जिले में विदेशी मुद्रा का आगमन देश के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है और बिहार में प्रथम है। इस एयरपोर्ट के चालू होने से गोपालगंज एवं आसपास के 5 जिलों को त्वरित विकास होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सबिया एयरपोर्ट की कमर्शियल वायबिलिटी के साथ साथ ट्रैफिक डिमांड भी बहुत है महोदय। उड़ान 5 में बिडिंग राउंड्स तक कोई भी एयरलाइंस ऑपरेटर सबिया एयरपोर्ट से उड़ान के लिए बिडिंग राउंड में शामिल नहीं हो पाए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइन का काम भी जरूरी है। अतः महोदय आपके माध्यम से मैं नागर विमानन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सबिया एयरफील्ड हथुआ रूट पर ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू करने के लिए बिडिंग राउंड्स में एयरलाइंस ऑपरेटर्स आमंत्रित किए जाए ताकि सबिया एयरपोर्ट का रिवाइवल हो सके और हमारी जनता को फायदा मिले। थैंक यू। धन्यवाद सभापति। माननीय सदस्य श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभागृह को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 12 बलूतेदार होते थे पहले और उनके माध्यम से कामकाज चलता था। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र और देश भर में काम करने वाले गटई कामगार यानी कॉबलर की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडरिंग एक्ट 2014 की तहत गटई कामगार को वेंडर्स के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। सभापति महोदय, जो गटई कामगार होते
उनको हॉकर्स में गिना जाता है, मगर गटाई कामगार ये ऐसा धंधा है, व्यवसाय है जो बैठ के करते थे, सालों से ये बैठ के करते थे, और उनमें से 12 बलूतेदार के अंदर के एक है। और उसके माध्यम से जो नगर निगम होता है यानी म्युनिसिपल कारपोरेशन होते, वो उनके ऊपर अन्याय करते हैं। यानी फेरी वाला होता है उसको उठाते चलेगा, मगर जो बैठ के काम करने वाले हैं, जिनको शासन के माध्यम से, कानून के माध्यम से मान्यता दी गई है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। इसके लिए अन्य स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम से लाइसेंस मिल जाते हैं, उनको नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरी मांग है, सरकार के मांग है कि सभी गटाई कामगार को विधिवत वेंडिंग लाइसेंस जारी किया जाए, जिससे कानूनी रूप से अपनी दुकान चला सके, और नगर निगमों के और यानी कारपोरेशन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वे गटाई कामगार को स्ट्रीट वेंडर्स की तरह सम्मान दे और उसका जो अन्याय हो रहा है वो बंद करे। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि लाखों परिवार का उपजीविका सवाल है, यानी उपजीविका उसके ऊपर होती है। तो आपके माध्यम से जो कारपोरेशन है उनको आदेश दिया जाए कि इनके ऊपर इसी प्रकार का अन्याय होता नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर एम के विष्णु प्रसाद जी, डॉक्टर एम के विष्णु प्रसाद जी। நன்றி பேரவை தலைவர் அவர்களே. எனது கடலூர் பாராளுமன்ற தொகுதியிலே முக்கியமான சந்திப்புகள் இருக்கின்றன. கடலூர், விருதாச்சலம், பண்ருட்டி, பெண்ணாடம் தொகுதியிலே பெண்ணாடம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கிறது. இங்கே சென்னை டு ராமேஸ்வரம் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் என்பது மிக முக்கியமானது. ராமேஸ்வரம் மிக முக்கியமான இடம். நிறைய பக்தர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே சென்னை ராமேஸ்வரம் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸை உடனடியாக ரயில்வே அமைச்சகம் எங்களுடைய பகுதிக்கு விட வேண்டும். அது விழுப்புரம், பண்ருட்டி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், திருச்சி வழியாக செல்ல வேண்டும். இரண்டாவது, சென்னையிலிருந்து கடலூர் வரை புதிதாக ரயில் பாதை போட வேண்டும். 2007 ரயில் பாதைக்கு போடுவதற்கு ஒப்புதல் ஆகிவிட்டது. ஆனால் இன்று வரை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. எனவே பெருங்குடியிலிருந்து மகாபலிபுரம், பிறகு பாண்டிச்சேரி வழியாக கடலூர் வந்து அடைய வேண்டும். பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸ், வைகை எக்ஸ்பிரஸ், பேர்ல் சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ், ராக்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிரஸை பெண்ணாடம் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட வேண்டும். வந்தே பாரத் சென்னை நாகர்கோயில் விருதாச்சலம் ரயில் சந்திப்பிலே நிறுத்தப்பட வேண்டும். மதுரை எக்ஸ்பிரஸ், மன்னார்குடி எக்ஸ்பிரஸ் கடலூர் சந்திப்பிலே நிறுத்தப்பட வேண்டும். பாண்டிச்சேரி, பெங்களூர் வாரத்திற்கு ஒரு முறை இருக்கிறது. அதை தினந்தோறும் அந்த ரயில்வே லைனை நிறுத்த வேண்டும், விட வேண்டும். இறுதியாக தலைவர் அவர்களே, திருச்சி திருவனந்தபுரம் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ஆனது மிக முக்கியமானது. அந்த ரயில் கடலூர் வரை நீட்டிக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் திருச்சி வழியாக அரியலூர், விருதாச்சலம், நெய்வேலி வழியாக கடலூர் வரை திருச்சி திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ் விட வேண்டும் என்று மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரை கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரணம், கடலூரிலே மிக பெரும்பாலான மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், விவசாயிகள் இருக்கிறார்கள், தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுடைய எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்வதிலே இதையெல்லாம் மாண்புமிகு தலைவர் அவர்கள் மூலமாக ரயில்வே அமைச்சகம் கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, honorable member. Shri Rajmohan Unnithan ji. Shri Rajmohan ji. Sir, I would like to present a very serious issue before the House. Sir, ASHA workers are the backbone of grassroots healthcare and urgently deserve attention. Their ongoing protest in Thiruvananthapuram highlights several unmet demands, including an increased honorarium, timely payments, ₹5 lakhs retirement benefits, and a pension. Despite their crucial role in maintaining Kerala Health Index and managing the pandemic, the state and central government have been evasive, engaging in a counterproductive blame game. Sir, currently ASHA workers are getting just 232 rupees per day as honorarium. They are demanding to increase the amount to 700 per day. They have been carried out a peaceful protest in front of the Secretariat for the last 30 days. The day-night strike is to go to any extent to achieve their rights. As part of that, the Kerala Secretariat will be cordoned off on the 17th of March 2025. Sir, while the state government must advocate for workers' rights, the central government has the fiscal authority to enhance
allocation for ASHA scheme. Unfortunately, dismissive remarks from state officials and intimidation tactics have been only worsened the crisis. Sir, the central government must take the lead by revising honorarium structures, ensuring timely payments through direct transfers, and establishing pension schemes. Collaboration with Kerala is essential to address operational challenges, including the need of humane working hours. Ignoring the plight of ASHA workers undermines India's health governance and betrays those who risk their lives during the pandemic. Sir, I urge upon the central government to initiate dialogue, prioritize the welfare of ASHA workers in policy agendas, and allocate funds transparently. Achieving sustainable solution requires cooperative federalism rather than bureaucratic inertia. It is high time to honor their service with dignity. Action is needed, sir. Thank you very much. Very good point you have raised. Honorable Member, Sri Lalu Ji Krishna Ji. Labu Krishna Ji. Sir, thank you, sir. This is a very important issue, sir, so I request your patience, sir, in this matter, sir. It is regarding the large-scale land grabbing and systematic misappropriation of public resources that took place during the previous government led by YSR Congress Party in Andhra Pradesh, sir. Sir, in Andhra Pradesh, land is not just a property, it is security, dignity and legacy for every family, sir. But under YSR Congress regime, this connection was brutally violated. After the NDA government came into power, sir, under the leadership of N. Chandrababu Naidu Garu and Pawan Kalyan Garu, revenue Sadasulu was connected in every village, sir. There was almost, within 4 months, there was almost 2 lakh complaints that were received by the government, sir, in Andhra Pradesh, sir. The whole thing was done in a very systematic way, sir. The central government has allocated substantial funds for the land survey, sir. But these funds were used, instead of using for noble purposes, this fund was diverted, used for this activity, sir. The resurvey became a weapon of coercion, sir, from farmers, ST, SC, BC communities and middle class communities were asked to sell their lands at throwaway prices, sir, to proxies of YSR Congress Party leaders, sir. If refused, their lands were marked as prohibited properties under Section 2022 of Registration Act, rendering them unsellable and trapping them in endless legal disputes, sir. Shockingly, there was almost 40,000 acres of assigned lands was sold at a nominal price, sir, in this modus operandi, sir, illegally converting them to the freehold through orders with the GO-MS 596. Sir. This resulted in an estimated 14,831 crore losses to the exchequer and disposition of vulnerable communities. Sir. So just 1 minute, sir. Adding insult to the injury, 700 crores of public funds were wasted on granite boundary stones bearing the image of then Chief Minister, turning a government exercise into a personal branding campaign, sir. His photograph printed on farmers' passbooks, converting vital legal documents into propaganda tools, sir. Sir, the plunder didn't stop there, sir. Under the House Patta sites, 3,000 crores were misappropriated, prohibited lands, including 361 acres of Ava lands in East Godavari, 101 acres of mangroves in Kakinada were also manipulated for personal gain. I'm just concluding, sir. Sir, this whole exercise, this whole exercise was done with the AP Land Titling Act of 2022, which was bought without any public consultation, stripping families of legal recourse, concentrating power in hands of government-appointed officers loyal to the ruling party, sir. Sir, the request from our side is, sir, our government is working hard to reverse this injustice, but the scale is unprecedented, sir. We need the urgent interventions of the central government. Therefore, I humbly request approval of revised land resurvey and titling framework proposed by NDA-led Andhra Pradesh government, ensuring transparency and injustice, sir. Second one, allocation of fresh funds for a clean, technology-driven, corruption-free resurvey under strict central oversight, sir, and impartial inquiry into misuse of central funds during the previous regime with strict action against those who looted the public trust, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Shri संजय हरिभाव जाधव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कपास निगम
सीसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महाराष्ट्र सहित देश के संपूर्ण राज्यों में कपास की खरीदी हो जाती है, लेकिन इस खरीदी में महाराष्ट्र में 35 से 36% रुई कपास में निकाली जाती है। उसके बावजूद ये सीसीआई वाले और जिनिंग वालों की मिली भगत से 32 से 33 के बीच का दिखाया जाता है मात्रा में। इसकी वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान भारत सरकार को सहन करना पड़ता है और किसानों को जिस तरीके का भाव किस कपास को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी कपास खरीदी जाती है उसके माध्यम से जिनिंग फैक्ट्री मालिक और सीसीआई के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली धांधलियां रोककर उसकी बड़ी मात्रा में अच्छी एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की जाए और किसानों को अच्छे तरीके का भाव मिले, इसके लिए आप अग्रसर हो। मैं इसकी आपकी विनंती करता हूं। धन्यवाद। Honorable members, item number 15 to 19 will be taken together. Honorable member Shri Gaurav Gogoji. Please. धन्यवाद सभापति महोदय। I rise to speak on the demand for grants, as you have mentioned, for supplementary demand for grants, demand for excess grants, and the Manipur budget. Excuse me. हाउस का ऑर्डर में लाइए सर। हाउस का ऑर्डर में लाइए सर। Honorable, please be seated. माननीय सदस्य आप बैठिए। माननीय सदस्य आप प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए। बैठिए आप प्लीज। प्लीज आप बैठिए माननीय सदस्य। You are senior member of the house. Please. You don't talk, please. Please don't disturb. Please be seated, honorable member. Please be seated. Please be seated. No. Please be seated. Please, sir. Please. हेलो सभापति महोदय, मैं दोबारा प्रारंभ करता हूं। मैं दोबारा अभी से प्रारंभ करता हूं कि आज मैं खड़ा हूं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स और मणिपुर के बजट के संदर्भ में बोलने के लिए। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का जो दूसरा बैच आया है उसमें लगभग 52 ग्रांट्स और 3 अप्रोप्रिएशंस हैं। कुल मिला के ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर लगभग 26,78,508 करोड़ का है। जो नेट एडिशनल स्पेंडिंग गवर्नमेंट का होगा वो लगभग ₹51,462 करोड़ का होगा। इसमें से लार्जेस्ट एलोकेशन डिफेंस पेंशन, कम्युनिकेशंस, फाइनेंस और एग्रीकल्चर स्कीम्स और फर्टिलाइजर सब्सिडीज पर है। सर, बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हैं इन सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को मद्देनजर रखते हुए, मणिपुर के बजट को रखते हुए। मणिपुर के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर हैज टेबल्ड अ मणिपुर बजट एनविसाजिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹35,103 करोड़, जिसमें से सोशल सेक्टर आउटले जो है वो लगभग 9,520 करोड़ का है। डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स is related to the year 21-22, which has occurred in 2 grants, 2 appropriations amounting to ₹1,000. Sir, I hope the Parliamentary Affairs Minister will help us to conduct this discussion in a normal proceeding. Gaurav ji, go ahead, please. Sir, मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आए उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो विषय है देश के सामने वो बहुत गंभीर है और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरा सरकार भाषणों पे ज्यादा निर्भर है। पूरा सरकार चाहता है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनके हेडलाइंस पे ध्यान दे और वास्तविक जो स्थिति है उस पे उनका ध्यान न जाए। उसका प्रेम। डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, अपोजिशन इज। सर, आपका
नहीं, उधर आपका दिखे, पीछे भी देखिए, सब बैठिए सब लोग। Noises coming from Treasury bench. Okay. Both sides. Noises are coming from Treasury bench. We've been asking you to please restrain the Treasury bench. Please. I can hear the Treasury bench more than my colleagues. We are all hearing the Treasury bench. The House Congress Party is speaking. We are only hearing the Treasury bench till now. Okay, please go ahead. Okay, please go ahead. Please resolve your issue. The example, I want to give the example of Manipur. Manipur, सभापति महोदय 2000 आज से लगभग 21 महीने पहले जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति मणिपुर में निकट है, बहुत जल्द ही शांति आने वाली है। यह आज से 21 महीने की पहले की बात है। लेकिन आज हमने फरवरी 13, 2025 को क्या देखा कि आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर क्यों नहीं गए? एक मिनट, अभी मणिपुर का बजट अभी एक मिनट अभी एक मिनट मैं आपको एक मिनट, आप प्लीज बैठिए एक मिनट बैठिए। आपको मैंने कहा प्लीज बैठिए, आप कहना सब कहना, बैठिए, पहले बैठिए, एक मिनट बैठिए। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह व्यापक चर्चा करें। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण के विषय पर जब होगा, उस विषय पर भी चर्चा होगी, उस समय भी आप उस वक्त, तो अभी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बजट के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करें। जी, मणिपुर का बजट, मणिपुर के विधानसभा में क्यों चर्चा नहीं हो रहा? और आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? चंदन जी, आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज वहां पे हमको पता है कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व हुआ है या स्टेट असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है। हम तो चाहते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा में भाग ले और मैं बताए कि विधानसभा की स्थिति क्या है। गृह मंत्री को आज मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें, अपना राजधर्म पालन करें। जब आज से 2 साल पहले, अभी वित्त मंत्री, आज से 2 साल, मैं आपको देख के वो बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले बताओ, वो विषय है जब बताना उनको। आज से 2 साल पहले जब मणिपुर में अशांति का वातावरण हुआ था तो गृह मंत्री वहां जाके बोले कि मैं जल्द वापस आऊंगा, मैं जल्द वापस आऊंगा। अब उन्होंने कहा था, आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए, 2 साल हो गए, गृह मंत्री भी नहीं गए वहां पर। सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले, प्रधानमंत्री वहां पे जाए। बंदूक के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। बंदूक के दम पर, पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी। अगर वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दो। वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या है, उनके मन में भय क्या है, उनके मन में डर क्या है, उसकी सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। सर, ये बार बार अगर ऐसे सदन चलेगा सर, ये ऐसे सदन चलेगा सर, ऐसे सर वोटो उठा रहे हैं ना अभी तक, ये सर आप अलाउ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मणिपुर एक संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है।
में आज मणिपुर की बजट यहाँ पे हो रहा है। कहता है कि डिबेट ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स केवल सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर भी होगा। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल कहता है, रूल ये कहता है कि आप केवल सप्लीमेंट्री। आप डिस्टर्बेंस मत प्लीज बैठे बैठे। चिल्लाने से मेरा मुंह बंद नहीं होगा, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल है, ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा, ये हाउस संविधान से चलेगा। आप जो है आप केवल बजट पर बात करो, आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर बात करो। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हो स्पीकर सर, और ये चिल्ला नहीं सकते। यस सर, यही रूल कहता है, स्कोप यही है सर, इससे आगे नहीं है। और ये चिल्ला कर बंद नहीं कर सकते वो। आप भी बेटे, आप भी अभी एक आप सुनिए, एक मिनट। आप भी बेटे, आप भी एक। हाँ, मैं आपको वो कट आपका कट कर, हाँ मैं टाइम दूंगा आपको। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और 216 अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उन मदों तक सीमित होगा जिसमें बने हो और चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने, उनको स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो उस सीमा तक मूल अनुदानों पर उससे संबंधित नीति पर चर्चा होगी। ये मेरा आग्रह आपसे। हाँ चालू हो जाएगा, आप शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का आपका मौका नहीं, हम आपके निर्णय का अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। आपने जिस कानून का उल्लेख किया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया है, तो इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में क्यों यहाँ पे आया है वो संदर्भ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर एक बात यह है अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे है। ये आज तय करना चाहिए, क्योंकि आप हैं सर, आप हैं सर, आप पूरा सुन रहे हैं, ये अब तय होना चाहिए कौन है सर, तय होना चाहिए। आज सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय कि आज वहां पे आर्टिकल 174(1) जो संविधान का है उसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 171 एक मिनट, मैं आपको सम्मान कर रहा हूं, उनको क्यों धक्के पर सदस्य, मैं आपको सम्मान करता हूं, आई रिकॉग्नाइज यू। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट, माननीय सदस्यगण प्लीज एक मिनट प्लीज। मैंने उनको एक मिनट बेटे मैंने उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की परमिशन दी थी। जब वो बोले, मैं आपसे नियमों के तहत अपेक्षा कर रहा हूं, बाकी तो सदन में बोल सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा रहती है कि नियमों के तहत बोले। बोलिए अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष महोदय, आपको मैं इजाजत दूं? नो, अभी मैंने इजाजत नहीं दी आप। अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं वहां पे हैं। आपने पिछले 2.5 साल से बंदूक के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, आप विफल रहे हैं। ये बंदूक के दम पर शांति लाना, ये व्यवस्था बंद करिए, मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में जाएं, लोगों की क्या मन में क्या भय है उसको सुने। एक राजनीतिक रूप से ही मणिपुर में शांति आ सकता है, हम सकारात्मक रूप से यहाँ पे आप सुझाव दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर, जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। अब हाल ही में मत करिए आप, देखिए ठीक है, आप
एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं। शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। माननीय जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले भी सदन के अंदर चलते सदन में पूर्व के प्रधानमंत्री जी भी गए हैं और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं सदन को सूचित करते हैं, मुझे सूचित करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन को सूचित करके ही जाते हैं। सदन में आप टिप्पणी करें जो ठीक नहीं है। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। हम सभी प्रधानमंत्री वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंच से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार होता है बार बार रिकॉर्ड पे आता है सर, और हमारे तो रिकॉर्ड में रहेगा पता नहीं सर, कल पता चले। वित्त मंत्री लेकिन जहां पर एक मिनट वित्त मंत्री कुछ बोलिए। मैम सर, यस, हाँ एक मिनट बोल You said something very profound. You said something very profound. You said something very, very profound. I'd like to add to it. Sir, with due respects, it was music to my ears to hear a leading member of the opposition party say that they samman karte hain Pradhan Mantri ji ko. And quickly to add, when Treasury talks about previous Prime Ministers, they speak not in Samman Janak language. How many times has the Prime Minister been abused in this House by them? And how many times he was not even allowed to speak in the House? They stood in the well and shouted. Will the Honorable Member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Through you, Honorable Speaker, through you, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. His entire speech was abusing former Prime Ministers. I have written a letter to you putting on record a number of times he has abused the chair of the former Prime Ministers. So please before pointing fingers, अपने घर में खुद जाके. If it is this very clearly that I have to read the speech, Honorable Finance, I do not expect you. What is this? Honorable, what is this going on? You should not have the patience to listen. Have the patience to listen. You should have the patience to listen. You read through the speech. Have the patience. Look at the way in which all of them are shouting. Now, look at the way in which all of them are shouting. Have the patience. Right? What Gogoi said is wrong. Gogoi said is wrong. Is that what they are saying? Is that what they are saying? If Gogoi had the large-heartedness to say that we should not abuse anybody, what's going on? So that shows the attitude of the Congress party. गौरव जी, आप बजट पे भी तो कुछ बोले हैं। आप आगे बढ़ो सर। आप तो विषय पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यही आपका स्ट्रेटेजी है। यही स्ट्रेटेजी है आपका, सुनने की ताकत नहीं है। दोबारा ये देखिए, यही है, यही स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी, ये है सर। बार-बार started with a good spirit to say that we should respect the Prime Minister. None of them will agree. They don't want to agree. I'll get up every number of times that when an honorable member says you respect the Prime Minister, and that should be the attitude there. No, that member is honorable enough, but not the rest. अध्यक्ष महोदय, इधर अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय बीच में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ओके, अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा
कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। ये टैरिफ कहाँ आ गया बीच में इस बिल में? सर टैरिफ क्यों आया मैं बताता हूं। मैं टैरिफ क्यों आता, अध्यक्ष महोदय मैं आपको आपका प्रश्न में को उत्तर देता हूं। ये टैरिफ इसलिए आता है क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है। हमारे किसानों को बचाना है सर, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत उनका पर्सनल मैटर होता है, वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं। प्लीज देश के पक्ष ऐसा नहीं है। अब बैठिए आप देखिए अनपार्लियामेंट्री क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा है तो करो आप, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। आप उपनेता हैं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। 9